हैं, एक चेक ले लेते हैं इस पर। और हमारे साथ पैसिफिक इंटरलिंक के ट्रेडिंग डायरेक्टर नकुल रस्तोगी जुड़ चुके हैं मलेशिया से। नकुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। पाम तेल में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, इसके पीछे की वजह भी अभी हम समझ रहे थे, विष्णु मोहन हमें बता रहे थे। बट आपको क्या लग रहा है इसके पीछे की गिरावट जो है वो और कितनी बढ़ सकती है? देखिए, पाम ऑयल की जो गिरावट है वो तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो जैसे सारी कमोडिटीज की गिरावट आई है, वीट से लेके और कॉर्न और पाम ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तो उसी तरीके की ब्रॉड गिरावट तो अपनी जगह पे है ही। दूसरा, ये जो आर्टिफिशियली हमारा बाजार ऊपर चला गया था, जैसा विश्ववन ने बताया इंडोनेशिया के बैन लगाने से, तो वो करेक्शन अपनी जगह पे आ रहा है। इंडोनेशिया में, मलेशिया में तो स्टॉक्स उतने हैं, लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा बताया जा रहा है करीब 8 मिलियन टन तेल वहां पे पड़ा हुआ है, जो कि निकलना चाहिए क्योंकि वहां पे इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती और प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है। तो अभी इसमें बाजार में और थोड़ी गिरावट की गुंजाइश है क्योंकि अल्टीमेटली उनको तेल निकालना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों के यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया में या साउथ अमेरिका में भी, वो है वेसल्स की अवेलेबिलिटी। शायद इसके बारे में अभी तक लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। वेसल्स नहीं मिल रही हैं। अगर इस माल को पूरा लेके बाहर निकलना है, इंडिया जाना है, कहीं भी जाना है, हमारे मार्केट्स में जाना है, क्रॉस जाना है, वेस्ट में जाना है, तो उसके लिए वेसल अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है। वेसल सारी की सारी डिप्लॉयड हो गई हैं सीपीपी पे, क्लीन प्रोडक्ट्स पे, क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। लेकिन जो लेवी की बात हुई थी, अभी इंडोनेशियन गवर्नमेंट का जो लेवी का प्रोग्राम पहले था, वो बेसिकली था कि उनको बायोडीजल को सब्सिडाइज करना होता था, इसलिए उन्होंने लेवी लगाई थी। जैसे लेवी से जो पैसा मिलता था वो बायोडीजल कंपनीज को दे देते थे, जब क्रूड ऑयल और पाम ऑयल का फर्क डिफरेंट था। जब क्रूड ऑयल पाम ऑयल से ज्यादा प्राइस थी, आज की जब कम थी, आज की रेट में पाम ऑयल प्राइस क्रूड ऑयल से बहुत नीचे चली गई। तो अभी किसी को भी कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है, सारी कंपनीज आराम से बायोडीजल बना सकती हैं और बेच सकती हैं। तो इसके चलते शायद इंडोनेशियन गवर्नमेंट ये कंसीडर कर रही है कि वो लेवी को कम कर दे या बिल्कुल ही हटा दे, क्योंकि अब उन्हें उस पैसे की जरूरत नहीं है जिस पैसे के लिए डेजिग्नेटेड था वो। तो अगर वैसा वो करेंगे तो उसी को देखते हुए हमारा बाजार अभी आज भी थोड़ा नरम है, और हो सकता है जब वो डिसीजन इस टाइप का कुछ आए तो बाजार में और थोड़ा नीचे आए, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। ओके, तो थोड़ा नीचे आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। नकुल जी, आप इंडोनेशिया की बात कर रहे थे, या हमें थोड़ी देर पहले विष्णु मोहन ये भी बताए थे कि मलेशिया में भी जो स्टॉक है वो नवंबर 2021 के बाद सबसे ज़्यादा हो चुका है। ये कितना सपोर्ट कर रहा है इस गिरावट को, और आगे आने वाले समय में स्टॉक आप और किस तरह से देख रहे हैं, इसको कैसे रीड कर रहे हैं आप? मलेशियन स्टॉक्स तो बढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि जो इंडोनेशियन का जो अभी भाव है इंडोनेशिया में, जो कि उनका स्टॉक प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उनकी प्राइसेस मलेशिया के मुकाबले बहुत कम है। उतना मलेशियंस नहीं compete कर सकते, तो इसलिए। और दूसरा क्या है, अगर हम बात करें 1.56 1.7 मिलियन टन के स्टॉक्स की मलेशिया में, तो ये बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक नहीं है, कंसिडरिंग हम लोग 1.2 मिलियन 1.3 मिलियन टन का एक्सपोर्ट करते हैं। मलेशिया स्टॉक्स बर्डन सम हो जाते थे जब ये पहुंच जाते थे 2.5 या 3 मिलियन टन पे। तो मलेशिया में होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है लोगों की। एंड सेकेंडली, मलेशिया के पोर्ट्स इस तरीके के हैं कि यहाँ पे क्या आराम से माल लोड होता है। कुछ कंट्रीज जो हैं वो मलेशियन माल चाहती हैं, तो उतना ज्यादा प्रेशर मलेशिया से नहीं आ रहा है। सारा प्रेशर एक्चुअली इंडोनेशिया की तरफ से ही है। मलेशिया में चूंकि स्टॉक्स बढ़ने की उम्मीद है, बढ़ेंगे स्टॉक्स, तो थोड़ा उसका रिफ्लेक्शन ये है कि अभी मलेशियंस भी कोशिश कर रहे हैं कंपीट करने की इंडोनेशिया के साथ। लेकिन इस कंपटीशन में इंडोनेशियन ही ज्यादा आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनका जो अभी पोजीशन है, जिस भाव में अभी उन्हें क्रूड पाम ऑयल मिल रहा है इंडोनेशिया के अंदर, वो बहुत सस्ता है। तो इसलिए वो ज्यादा अच्छे से कंपीट कर पा रहे हैं। और चूंकि वो बहुत अच्छे प्राइसेस दे पा रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऊंचे भाव का माल पड़ा हुआ है सब तरफ, तो जो नेचुरल डिमांड में रिडक्शन आता है, वो नेचुरल डिमांड रिडक्शन चल रहा है। तो इसलिए अभी सब तरफ से पाम ऑयल जरा घिर गया है। तो लगता है अभी एक बार तो नीचे जाके ये इक्विलिब्रियम आएगा, जहां पे भी आएगा हमारा। हम लोग सोचते हैं 3,700 3,500 का
बीएमडी का पोजीशन बनेगा, वहां पे जाके शायद थोड़ा सा बाजार ठीक होने चालू हो। बिल्कुल नकुल जी, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपसे बात करके पता चले। एक तो वेसल की दिक्कतें जो आप बता रहे थे, और इसके अलावा चारों तरफ से इस वक्त पाम ऑयल जो घिर चुका है, उसका काफ़ी ज़्यादा दबाव है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त इस गिरावट के पीछे की वजह बन रहे हैं। काफ़ी नीचे जा सकता है, लेकिन जैसा कि नकुल बताया था कि ज़्यादा गिरावट अब इन स्तरों से नहीं मिलेगी। एक बार ये हल्का यहाँ पर तेज़ी भी दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नकुल, हमें समय देने के लिए और इस खबर पर अपना विश्लेषण देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार इसका जो असर एफएमसीजी शेयरों पर पड़ रहा है, इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। कुणाल, आप सजेस्ट करिए। माना जा रहा है कि जो सस्ता पाम तेल है उससे ये जो एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनियां अदानी, बिल्मर, रुचि सोया, मैरिको, ये सब फोकस में रहती हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी तेजी भी बन रही है। एचयूएल भी आज निफ्टी का टॉप गेनर है। क्या व्यू बन रहा है आपका एफएमसीजी स्पेस पर? सी पूजा, हमने बहुत ही बड़ा करेक्शन इफेक्ट देखा एफएमसीजी सेगमेंट में। कम से कम 3 से 4 महीने, माफ़ करिएगा 6 महीने का करेक्शन दिखा था। और ये करेक्शन के बाद जो रिवर्सल आई है वो तो बहुत ही शानदार आई है। बट अगर मैं लास्ट 2 हफ्ते की बात करूँ, 1 या 2 हफ्ते की बात, तो येस, एचयूएल में हमने बहुत ही अच्छी रुझान देखी। बट अब कम से कम 5 दिन हो गए ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी इस काउंटर्स में दिख रही है। और अगर आप डिक्लाइन के सामने ये रिवर्स देखिए तो ये अराउंड 50% रिवर्स आके एज ऑफ नाउ रुका हुआ है। सो ये सब काउंटर्स में नई रुझान, अगर नया हाई आता है तो बनेगी शायद, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी बहुत ही व्याजबी है। सो आई थिंक फॉर टाइम बिंग आई वुड अवॉइड एफएमसीजी स्पेस। और अगर किसी के पास पोजीशन है तो गए हफ्ते के बॉटम को स्टॉप लॉस बना के पोजीशन कैरी कर सकते हैं, बट नई पोजीशन यहाँ से बनाना थोड़ा सा रिस्की बनेगा। ठीक है, तो नई पोजीशन अभी फिलहाल रिस्की है एफएमसीजी स्टॉक्स में बनाना, अवॉइड करें। और जिनके पास है स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें एफएमसीजी स्टॉक्स में।